तुम्हें इस घर से निकल जाना चाहिए, दाया ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा। उसकी समझदार आंखों में डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। मैंने अभी अभी उसे कल माँ के आने के बारे में बताया था। उसके चेहरे को देखकर ही समझ आ रहा था कि वह सच में मेरे लिए डर गई है। एडी ने मन ही मन कहा। मुझे ये मैन्युस्क्रिप्ट खत्म करनी है, एडी ने बहस की। उसके विचार फिर उसी बड़े प्लॉट होल की तरफ भटक गए जिसमें वह फंसी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने दिनों से मैं उस आसान से जवाब तक क्यों नहीं पहुंच पा रही। मैं आज रात अपना पूरा व्हाइट बोर्ड और स्टिकी नोट्स निकाल कर बैठूंगी ताकि इस प्लॉट को हमेशा के लिए सुलझा सकूं। एडी ने मन ही मन। कभी ही इच्छा होती है कि बस आसान सी किताबें लिखूं और दिन खत्म कर दूं, लेकिन फिर मेरे रीडर्स भी वैसे नहीं होते। ऊहूं ने चिढ़ाते हुए कहा, सिर हिलाकर। तैयार हो जाओ, आज गर्ल्स नाइट है। मैडम व्हाइट बोर्ड और स्टिकी नोट्स बुला रहे हैं, लेकिन मैं बहस नहीं करती। मैं इंडी ऑथर हूं, इसलिए जब चाहूं तब पब्लिश करती हूं। मैं खुद के लिए मुश्किल से डेडलाइंस बनाती हूं क्योंकि दबाव मेरी क्रिएटिविटी को दबा देता है। मैं तब लिख ही नहीं पाती जब दिमाग में यह चिंता हो कि किताब एक तय समय तक खत्म करनी है। और जितने भी अच्छे मेरे रीडर्स हो, अगली किताब जल्दी लाने का दबाव हमेशा रहता है। और जाहिर है दाया ये सब जानती है और अब उसी जानकारी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। हरामजादी, हरी ने मन ही मन गाली दी। मैं कराहते हुए उसे मुझे सीढ़ियों से ऊपर मेरे कमरे तक ले जाने देती हूँ। मेरी नज़र तुरंत उस मिरर और पुराने चेस्ट पर जाती है। ऐसा लगता है जैसे जो कुछ यहाँ हुआ था वे दोनों अब भी नहीं भूले। एडी ने कहा। अब वे दोनों चीज़ें कमरे में किसी इशारे की तरह खड़ी रहती हैं, जैसे मुझे घूर कर कह रही हों, मुझे पता है उसे किसने मारा था। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने उन पर काला रंग पोत दिया है, हड्डियां अब भी वही हैं। अब दीवारें और फर्श चिकने काले पत्थर के हैं। सफ़ेद छत और बड़े सफ़ेद रग्स कमरे को हल्का महसूस कराते हैं। मैंने फर्श के अंदर हीटिंग सिस्टम भी लगवाया है, वरना रात में पेशाब करने उठना और बर्फ जैसे ठंडे फर्श पर पैर रखना किसी सज़ा से कम नहीं होता। मुझे हॉलवे में लगी मूर्तियाँ इतनी पसंद आईं कि मैंने अपने कमरे में भी कुछ रख लीं। मेरे बिस्तर के चारों तरफ सजी वे मूर्तियाँ किसी खूबसूरत कलाकृति जैसी औरत को घेरे खड़ी हैं। कमरे के ठीक सामने मेरी सबसे पसंदीदा जगह है, बालकनी। काले डबल डोर्स खुलते ही टेरेस दिखता है जो क्लिफ साइड के ऊपर बना है। इतनी खूबसूरत जगह के सामने खड़े होकर इंसान खुद को छोटा और महत्वहीन महसूस करने लगता है। एडी ने मन ही मन कहर अब मॉडर्न बन चुका है, लेकिन मैंने पुरानी स्टाइल की ज़्यादातर चीज़ें बचा कर रखी हैं। मूर्तियाँ, चेकर्ड फ्लोर्स, काले पत्थर की फायरप्लेस, काली कैबिनेट्स और सबसे ज़रूरी जिजी की लाल वेलवेट रॉकिंग चेयर। मैं किसी विक्टोरियन गॉथिक सपने में रह रही हूँ। आज मैं तुम्हें इतना नशे में और गर्म कर दूंगी कि तुम कोई मज़ेदार आदमी घर ले आओगी, और अगर स्टॉकर फिर आया तो वह उसे भी मार दे। मैं आंखें घुमाती हूँ। दाया, आजकल ऐसा आदमी मिलना मुश्किल है जो ठीक से चोद भी सके। तुम्हें लगता है मुझे ऐसा आदमी मिलेगा जो मेरी इज्जत में किसी को मार डाले? वाह, कितना प्यारा। कौन जाने बेबी गर्ल, इससे भी पागल चीजें हो चुकी हैं। स्पीकर से गूंजता बेस मेरे पूरे शरीर में कंपन पैदा कर रहा है। मेरी काली फटी हुई स्किनी जीन्स मेरी कमर से चिपकी हुई हैं और डीप कट टैंक टॉप मेरी भरी हुई क्लीवेज को दिखा रहा है, साथ ही पसीने की छोटी चमकती बूंदें भी। ये जगह नरक से भी ज्यादा गर्म है और नसों में दौड़ती शराब हालत और खराब कर रही है। करीब 1 घंटे तक मैं और डाया एक दूसरे के साथ चिपककर नाचते रहे। बीच बीच में हम कुछ आदमियों के साथ अलग होकर भी डांस करते हैं, लेकिन मैं जल्दी ही उनके टटोलने और चिपकने से तंग आ जाती हूँ और वापस अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास लौट आती हूँ। अचानक एक भारी सी मौजूदगी मेरी पीठ से आ लगती है। उसके हाथ मेरी कमर पर फिसलते हुए मुझे अपने करीब खींच लेते हैं। स्पीयरमिंट और विस्की की खुशबू मेरी सांसों में भर जाती है और फिर मुझे अपने कान के पास उसकी गर्म सांस महसूस होती है। तुम बहुत खूबसूरत हो, उस आदमी ने फुसफुसाकर कहा।
उसकी स्पीयरमिंट गम की खुशबू अब इतनी करीब से आ रही है कि मैं नाक सिकोड़ लेती हूँ और उसे देखने के लिए सिर घुमाती हूँ। वह लंबा और बेहद आकर्षक आदमी है। स्ट्रॉबेरी ब्लॉन्ड बाल, चमकती नीली आंखें और जानलेवा मुस्कान। मैं मुस्कुराती हूँ। ओह, शुक्रिया, डी ने मीठी आवाज में जवाब दिया। सामाजिक जगहें मुझे लगभग बेहोश कर देती हैं, लेकिन फ्लर्ट करना मुझे हमेशा से आता है, शायद ज़रूरत से ज़्यादा। ज़्यादातर समय मैं खुद को रोक ही नहीं पाती। मर्दों में मेरा मूड खराब करने की अजीब कला होती है। बस कुछ मिनट साथ रहो और वे कुछ ऐसा कर देंगे कि सारा मज़ा खत्म। मेरे साथ, उस आदमी ने तेज संगीत के बीच चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज़ में ज़बरदस्ती नहीं थी, लेकिन यह सवाल भी नहीं था। वह ऐसा आदेश था जिसमें बहस की कोई जगह नहीं छोड़ी गई थी। मुझे यह पसंद आया, मुझी ने मन ही मन कहा। मैं भौना उठाती हूँ, और अगर मैं ना कह दूँ तो? उसकी मुस्कान चौड़ी हो जाती है। तो तुम्हें सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। मेरी दूसरी भौं भी ऊपर उठ जाती है। सच में? एडी ने धीमी छेड़ने वाली आवाज में कहा। ऐसा क्या करने वाले हो मेरे साथ कि मुझे जिंदगी भर पछताना पड़े? ऐसी चीज जिसके बाद तुम मेरे बिस्तर में नंगी और पूरी तरह संतुष्ट पड़ी होगी। उस आदमी ने मुस्कुराकर। कमीनी, चल भी अब, बया ने बीच में टोकते हुए कहा। मैं उसकी तरफ सिर घुमाती हूँ, लेकिन फिर भी उस आदमी की नज़र अपने चेहरे पर महसूस करती रहती हूँ, जैसे उसका स्पर्श किसी पंख की तरह मेरी त्वचा पर घूम रहा हो। दाया हमारे सामने खड़ी है और बेसब्री से उस सीढ़ी की तरफ इशारा कर रही है जो दूसरी मंजिल तक जाती है। उसने हमारी बातें चोरी छिपे सुनी थीं, और उसे इस बात की शर्म बिल्कुल नहीं है। जब हम दोनों बस उसे घूरते रहते हैं तो वह चिढ़कर आंखें घुमा देती है। ठीक है, समझ गए। तुम दोनों एक दूसरे पर मर रहे हो और ये मेरे बिना कहीं नहीं जाती, तो चलो ऊपर। वह और जोर से हमें सीढ़ियों की तरफ हाथ हिलाकर भेजने लगती है। वह आदमी हंसता है और मेरी प्यारी बेस्ट फ्रेंड द्वारा दिए गए मौके का पूरा फायदा उठाता है। मेरा हाथ पकड़कर वह मुझे क्लब के पीछे बनी काली लोहे की सीढ़ियों की तरफ ले जाने लगता है। लेकिन उससे पहले मैं डाया को एक तंग सी नजर मारती हूं, जिस पर वह शरारती हंसी हंस देती है। ऊपर सिर्फ वीआईपी मेंबर्स के लिए जगह है। सीढ़ियां एक बालकनी तक जाती हैं जहां से पूरा क्लब दिखाई देता है। अमीर और ताकतवर लोग वहां शराब पीते हुए नीचे हमें ऐसे देखते हैं जैसे हम किसी साइंस एक्सपेरिमेंट में फांसे कीड़े हों। मैंने मन ही मन कहा। ऊपर का माहौल और भी अंधेरा और भारी है, और उसमें कुछ ऐसा है जो मेरे इंस्टिंक्ट्स को चेतावनी दे रहा है। यहां आना ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपना सिर भिन भिनाते ततयों के छत्ते में डाल दिया हो, और वे हरामी तब तक डंक मारते रहेंगे जब तक तुम टूट ना जाओ या मर ना जाओ। 4 आदमी काले लेदर बूथ पर फैले बैठे हैं जो आधे चांद जैसा बना हुआ है। बीच में काली मार्बल टेबल है जिस पर एम्बर रंग की शराब से भरे कई ग्लास और क्रिस्टल एशट्रेज रखे हैं। कमरे में बस हल्का सा रंग है, बाकी सजावट मुझे पार्सन्स मैनर की याद दिला रही है। उनमें से एक आदमी हम दोनों को शिकारी जैसी हिसाबी चमक से देखता है। वह काफ़ी हद तक उसी आदमी जैसा दिखता है जिसने अभी मेरी कमर पकड़ रखी है। वही स्ट्रॉबेरी ब्लॉन्ड बाल और नीली आंखें, लेकिन यह वाला थोड़ा छोटा और कहीं ज़्यादा खतरनाक लगता है। बाकी तीनों भी उतने ही खूबसूरत हैं, उसी डार्क और डेंजरस तरह के। उनमें से एक आदमी पूरी तरह यूरोपियन लगता है। सफ़ेद ब्लॉन्ड बाल, फीकी त्वचा और बेहद तीखे नैन नक्श। उसकी बर्फ जैसी नीली आंखें यहाँ पर टिक जाती हैं और छोटे से प्राइवेट कमरे में उसके शरीर की हर कर्व पर घूमने लगती हैं। मेरे इंस्टिंक्ट्स फिर चीखने लगते हैं। मेरा मन करता है उसकी आंखें निकालकर बालकनी से नीचे फेंक दूं। बाकी 2 आदमी जुड़वान लगते हैं। गेहुआ रंग, काले बाल और किलर बॉडी। उनके सूट्स उनके मांसल शरीर पर इतने तने हुए हैं जैसे अभी सीम से फट जाएंगे। जुड़वा भाइयों में से एक के लंबे बाल पीछे बन में बंधे हुए हैं और उसकी उंगलियों में कई रिंग्स चमक रही हैं, जबकि दूसरे के बाल छोटे कटे हुए हैं और उसकी नाक में डायमंड नोज रिंग है। ये चारों मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं, और शायद मैं उन्हें रोकना भी ना चाहूं।
तो आखिरकार तेरे अंदर हिम्मत आई गई और तू इसे यहाँ ले आया, ब्लॉन्ड आदमी ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। चारों में वही अकेला है जो मुझे आंखों से नंगा नहीं कर रहा। सच कहूं तो उसे देखकर लगता है जैसे वह डिनर में बच्चों को खा जाए। उसके आसपास एक अंधेरा सा एहसास फैला हुआ है। अगर मुझे अंदाजा लगाना हो तो इस कमरे का डरावना माहौल उसी से निकल रहा है। उसकी मौजूदगी धीरे धीरे अंदर घुसती है और तब तक फैलती रहती है जब तक तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुम काले धुएं से भरे कमरे में फंस गए हो। एडी ने महसूस किया। चुप, कॉनर, मेरे पास खड़े आदमी ने धीमी लेकिन चेतावनी भरी आवाज में कहा। मैं लगभग आंखें घुमा देती हूँ। वह सच में कॉनर जैसा ही लगता है, वही फ्रैट बॉय जो खाली पड़े ड्रिंक्स के पास मंडराता रहता है और लड़कियों की स्कर्ट्स के नीचे फोन घुसाकर तस्वीरें लेता है। लेडीज, इसके बदतमीज व्यवहार के लिए माफ करना, मेरे नए दोस्त ने कहा। उसकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। यह मेरा भाई कॉनर है। ये ट्विंस, लैंडन और लूक, और फिर मैक्स। उसने हर आदमी की तरफ इशारा किया। लैंडन वही था जिसके बाल बन में थे और लूक वह जिसके नोज रिंग थी। मैं अपनी नज़र वापस अपने साथी पर टिकाती हूँ, उम्मीद भरी भौं उठाकर। और तुम्हारा नाम? मैं आर्चिबाल्ड टलावेरा III हूँ, लेकिन तुम मुझे आर्च कह सकती हो। वाह, कितना घमंडी, एडी ने मुस्कुराते हुए कहा। पूरा नाम तक बता दिया। कौन किसी अजनबी से ऐसे मिलवाता है खुद को? आर्चिबाल्ड टलावेरा III, मुझे बस महाराज गधे कह लो। उसका भाई कॉनर हंस पड़ता है, जैसे वह भी मेरी बात से सहमत हो। आर्च कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है, लेकिन मैं उसे बीच में ही रोक देती हूँ। मैं एडी हूँ और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड डाया, एडी ने परिचय करवाते हुए कहा। वह मुस्कुराती है, लेकिन उसकी नज़र तेज और परखने वाली है। वह बहुत समझदार है, इतनी कि मेरे जैसी आसानी से खतरे में ना फंसे। तुम दोनों से मिलकर अच्छा लगा। उसकी नज़र अब भी डाया पर जमी हुई थी। असल में ट्विंस ने भी उसके कमरे में आने के बाद से मुश्किल से ही नज़र हटाई थी। मेरे अंदर का हर हिस्सा चाहता है कि मैं उसके सामने खड़ी होकर उसे इन शिकारी भेड़ियों से बचाऊं, लेकिन डाया खुद को संभाल सकती है, इसलिए मैं उसके पास ही बैठती हूँ। ज़रूरत पड़ी तो हमला करने के लिए तैयार। एडी ने मन ही मन प्लीज़। बूथ में काफ़ी जगह थी, लेकिन हम दोनों आखिर में जाकर बैठते हैं, मैक्स के सबसे करीब। जैसे ही मेरा शरीर नर्म लेदर को छूता है, मेरा फ़ोन कंपन करता है। दया तुरंत मैक्स के साथ बातों में उलझ चुकी है और आर्च उसके लिए महंगी बर्बन डाल रहा है, इसलिए मैं चुपके से मैसेज देखती हूँ। अजनबी मर्दों के साथ छिपकर घूम रही हो, छोटी चूहिया। अगर मैंने उनके हाथ तुम्हारे आसपास कहीं भी देखे तो सुबह तक मेरे मेल बॉक्स में पड़े होंगे। मेरा दिल अब भी सीने में जोर से धड़क रहा है। पहली बार उसने डरावने नोट के अलावा मुझसे सीधे बात की है। मेरी नज़र बालकनी की तरफ जाती है। यहाँ से कोई हमें देख नहीं सकता। हम रेलिंग से बहुत पीछे हैं, लेकिन फिर भी कोई मुझे देख रहा है। लेकिन कैसे? और उसे मेरा नंबर आखिर मिला कैसे? छोड़ो, ये सवाल ही बेवकूफ़ी भरा है। वह मेरा स्टॉकर है, भगवान के लिए। जाहिर है उसके पास मेरा नंबर होगा। आर्च मेरे पास आकर मुझे ड्रिंक थमाता है, चेहरे पर मुस्कान लिए हुए। उसे लगता है आज रात उसे सेक्स मिलने वाला है। आमतौर पर शायद मिल भी जाता, लेकिन अब लग रहा है मुझे उसकी जान बचाकर उससे जितना दूर हो सके उतना दूर भागना पड़ेगा। 1 घंटा गुजर जाता है और हर मिनट के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती जाती है। दूसरा मैसेज नहीं आया, लेकिन पहला वाला अब भी दिमाग के पीछे भारी पत्थर की तरह दबा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे तनाव से मेरी गर्दन ही टूट जाएगी। आर्च के हाथ मुझे छू रहे हैं। उसका एक हाथ अभी मेरी जांघ पर टिका हुआ है, खतरनाक तरीके से बहुत अंदर की तरफ। मैं उसके अंगूठे पर बने स्टार टैटू को घूरती हूँ और दिमाग अपने आप उन तस्वीरों की कल्पना करने लगता है जहां उसके हाथ शरीर से अलग पड़े हों। फिर भी मैं उसे ऐसा करने दे रही हूँ जबकि मुझे नहीं करना चाहिए, और क्योंकि मुझे नहीं करना चाहिए, मैं उन हाथों को घूरना बंद भी नहीं कर पा रही।
सोच रही हूं कि अगर वे कलाइयों से काटकर मेरे मेल बॉक्स में रख दिए जाए तो कैसे लगेंगे। एडी ने मन ही मन कहा। वैसे मेरा कोई मेल बॉक्स है भी नहीं। मेरा घर सड़क से बहुत पीछे है, इसलिए मेरी डाक बस सामने वाले दरवाजे पर छोड़ दी जाती है। किसी स्टॉकर को तो यह पता होना ही चाहिए, है ना? क्या घटिया सा छोटा साया है। एडी ने मन ही मन स्टॉकर के बारे में कहा। तुम ठीक हो? आर्च ने पूछा, अपने कंधे से मुझे हल्का धक्का देते हुए। मैं सिर हिला देती हूँ, लेकिन अब भी अपने होंठ दांतों के नीचे दबाए हुए हूँ। एडी ने यहाँ से भाग जाना चाहिए। मुझे इस आदमी से कहना चाहिए कि अपना हाथ मुझसे हटाए, चाहे इसका मतलब यही क्यों ना हो कि वह हाथ काटकर कहीं गायब कर दिया जाए। एडी ने मन ही मन सोचा। तुम बहुत तनाव में लग रही हो। मैं जवाब देने के लिए मुंह खोलती हूँ, लेकिन तभी मेरी पीछे वाली जेब में रखा फोन फिर से कंपन करता है। एडी ने महसूस किया। मेरे चेहरे का रंग उड़ जाता है। आर्च की भौहें चिंता में सिकुड़ जाती हैं और मुझे अचानक उस बेचारे आदमी की याद आ जाती है जिसे मैंने क्लिफ के किनारे लगभग दिल का दौरा दिला दिया था। उसकी नज़र आवाज़ की तरफ जाती है। सब ठीक है? उसने पूछा, आवाज़ और भी धीमी करते हुए। मैं इन चिंतित नज़रों से थक चुकी हूँ, लेकिन फिर भी ये किसी सहारे जैसी लगती हैं, जैसे दुनिया में कुछ लोग हैं जो मेरे अजीब व्यवहार को नोटिस करेंगे और अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो उसके बारे में बात करेंगे। कोई न्यूज़ रिपोर्टर आर्च का इंटरव्यू लेगा और वह बताएगा कि मैं एक मैसेज देखकर कितनी डर गई थी। वह कंस्ट्रक्शन वर्कर जिसने मेरा पोर्च बनाया था, उसकी कहानी हफ्तों तक दिखाई जाएगी। एडी ने कल्पना की। वह लड़की जो क्लिफ के किनारे खड़ी थी, जैसे कूदने के बारे में सोच रही हो और फिर लगभग गिर ही गई हो। सब कुछ एक ही बात की तरफ इशारा करता है। मेरे पास एक स्टॉकर है और पुलिस ने मेरे रेड रोजेस वाले रिपोर्ट्स को हल्के में लिया था, लेकिन इससे अगली लड़की की जिंदगी नहीं बदलेगी जिसका पीछा किया जाएगा। एडी ने कड़वाहट से सोचा। कभी नहीं बदलती। आखिर में मैं बस एक और आंकड़ा बन जाऊंगी, एक खूबसूरत लड़की जिसका पीछा एक पागल आदमी कर रहा था और किसी ने उसकी मदद नहीं की जब तक बहुत देर नहीं हो गई। मैं ठीक हूँ, एडी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए। मुस्कान नकली और बेजान लग रही थी, लेकिन काम कर गई। आर्च का चेहरा थोड़ा ढीला पड़ गया और उसकी चिंता कम हो गई। या शायद उसे सच में फर्क पड़ता ही नहीं। एडी ने मन ही मन। क्या तुम यहां से जाना चाहती हो? आर्च ने धीमी आवाज में पूछा। उसकी आवाज अब वादों और चाहत से भरी हुई थी। उसका निचला होंठ उसके सफेद दांतों के बीच गायब हो जाता है और वह हरकत अपने आप में बेहद कामुक लगती है। नहीं शब्द उसकी जुबान की नोक पर है, जैसे कोई बैलरीना पतली रस्सी पर खड़ी हो, गिरने के बेहद करीब। क्योंकि अगर मैं इस आदमी को मना करती हूं तो शायद पूरी रात पछताऊंगी, शायद उससे भी ज्यादा। मैं खुद से नफरत करूंगी कि एक सनकी आदमी ने मेरी जिंदगी कंट्रोल कर ली और मुझे एक खूबसूरत आदमी के साथ अच्छा वक्त बिताने से रोक दिया। वह बेहद खूबसूरत है और उसके आसपास फैला हल्का अंधेरा उतना ही आकर्षक है जितना चॉकलेट केक। ऐसा लगता है जैसे रात के अंत तक मैं उसके साथ पूरी तरह संतुष्ट रहूंगी। और अगर बात सिर्फ वहीं खत्म ना हुई तो? अगर मैं किसी खूबसूरत चीज को ना कह रही हूं, ये छोटी लड़कियों वाले सपने हैं, लेकिन मैं उन्हें सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही, ने मन ही मन कहा। वह ऐसा आदमी लगता है जिसके साथ मैं जिंदगी बिता सकती हूं, बस इतना खतरनाक कि मुझे हमेशा रोमांच महसूस हो। हाँ, एडी ने आखिरकार धीरे से कहा, पहले मुझे पता होना चाहिए कि दाया सुरक्षित घर पहुंच जाए। आर्च धीरे धीरे मुस्कुराता है, खतरनाक अंदाज में।